हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। फ्रेंड, आज हम आपको गंध खंड के 4th चैप्टर अर्धनारीश्वर का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाऊंगी। इसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम तुलसी कुमारी है, जो कि मैं सर की छोटी बहन हूँ। ओके, चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा फोर्थ चैप्टर है अर्धनारीश्वर। क्या है? मेरा 4th चैप्टर है अर्धनारीश्वर। इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। डियर, याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए अर्धनारीश्वर का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत ना होता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा, लेखक का कहना है कि पुरुष कर्कश और कठोर हो उठा है कि युद्धों में अपना रक्त बहाते समय उसे यह ध्यान नहीं रहता है कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या होगा, और न सिंदूर वालों को ही इसकी फिक्र होती है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ सिंदूर खाल लिखा गया, कोई बात नहीं, यहाँ पास सिंदूर वाला हो जाएगा। सिंदूर वाला को ही इसकी फिक्र होती है, और नहीं तो उन जगहों पर तो उनकी राय खुले होते हैं जहाँ सिंदूर पर आफत आने की आशंका होती है। इस आधार पर लेखक के मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि अगर कौरव की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न होती। ओके, इसका राइट आंसर यही होगा फ्रेंड। इसका राइट क्वेश्चन का आंसर यही होगा। ओके, याद रखिएगा फ्रेंड। मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? आज इसकी क्या महत्व है? इसका राइट आंसर ये है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ओके फ्रेंड, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। यह कल्पना शिव और पार्वती के बीच पूर्ण साक्षात दिखाने को निकाली गई होगी। अर्धनारीश्वर की कल्पना में नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। इसका अर्थ है कि नर में नारियों का गुण आए तो उसकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी गुण में वृद्धि हो जाती है। दूसरा का राइट आंसर ये होगा फ्रेंड। ओके, चलिए अब मेरा तीसरा क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ और प्रेमचंद्र के चिंतन से रामधारी सिंह दिनकर क्यों असंतुष्ट है? इसका आंसर बतलाती हूँ फ्रेंड। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है, रविंद्रनाथ के अनुसार नारी की महत्व उसकी मोहक और आकर्षण होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा है, केवल आलोक है, केवल प्रेम की प्रतिभा बनने में है। कर्म, कृति और दीक्षा लेकर वह क्या करेगी? प्रेमचंद्र जी के अनुसार पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह वेद देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। इस पर रामधारी सिंह दिनकर इन लोगों के विचार से असंतुष्ट है, क्योंकि उनका विचार है कि सदियों की आदत और अभियान से उनका अंतर्मय यही कहता है कि नारी जीव की महत्व और पुरुष की रक्षाकार है। ओके फ्रेंड्स, तीसरा का यही राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा 4th क्वेश्चन है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? ओके, इसका राइट आंसर बतला रही हूँ। गृहस्थ जीवन को स्वीकार करना और उसके मार्ग पर चलना ही प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है, तथा गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने वाला मार्ग निवृत्ति मार्ग कहलाता है। ओके, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा फ्रेंड। मेरा 5 क्वेश्चन है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा?
इसका राइट आंसर यह है आनंद। मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला, किंतु अब वह 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। ओके फ्रेंड, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, मैं बतला दी क्या कहा है, जो इसका राइट आंसर यही होगा फ्रेंड। चलिए अब छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस गलती से 7 क्वेश्चन आ गया है, सॉरी। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई है? देखिए फ्रेंड, ये 2009 में भी पूछा गया है, 2018 में भी, 2017 में भी, 2013 में भी, 2022 में भी, 2021 में भी। तो ये VVI क्वेश्चन है फ्रेंड, याद जरूर रखिएगा। ओके, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा उत्तर। कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था, किंतु इस पहली सी सीढ़ी पर सभ्यता को मनुष्य ने भारी कीमत चुकाई, अर्थात जब मानव जाति के कृषि का आविष्कार किया तब से नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। कृषि के आविष्कार के चलने नारी घर में रहने लगी, घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन खत्म होता गया एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन होती चली गई। नारी की पराधीनता का यही इतिहास है। ओके, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। यहाँ बतला रहा है फ्रेंड, यहाँ बतला रहा है प्रसंग व्याख्या करे। ओके, प्रसंग व्याख्या करे, मैं नीचे आपको करवाती हूँ। ओके, क्या है का प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। देखिए फ्रेंड, ये भी पूछा गया है 2021, 2014, 2018, 2009। ओके, इसका राइट आंसर बतला रही हूँ। उत्तर। प्रस्तुत संदर्भ हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से गंधकांड के संकलित अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। ओके, विद्वान लेखक दिनकर यह बताना चाहते हैं कि नारी किस प्रकार पराधीन होकर घर के भीतर कैद होकर रह गई, और वह ठीक उसी प्रकार की हो गई जिस प्रकार किसी वृक्ष से लिपटी हुई लता वृक्ष पर ही आश्रित रहती है, उसी वृक्ष से वह भोजन ग्रहण करती है। नारी भी लता से ही भांति आर्थिक रूप से नर पर आश्रित हो गई। लता यदि नारी रूप तो वृक्ष उसका नर रूप है, वह वृक्ष पर आश्रित है। अपने भोजन के लिए उसकी एवं निर्भरता आर्थिक निर्भरता से ही कहीं जाएगी। इस दृष्टिकोण से नर पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझता है और पत्नी अपने पति के ऊपर आश्रित ठीक वृक्ष में लिपटी हुई लता की तरह। ओके फ्रेंड, इसका प्रसंग यही हो जाएगा। ओके, अब खा है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। इसका व्याख्या। प्रस्तुत वाक्य राष्ट्र कवि दिनकर रचित अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध से अदृष्ट है। इस पंक्ति में लेखक के नारीत्व के महत्व पर प्रकाश डाला। दिनकर जी का कहना है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। अतः प्रत्येक नर को एक हद तक नारी बनना आवश्यक है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी। उसकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है बापू मेरी माँ, दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता। ये स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं, किंतु क्या उन्हें अंगीकार करने से पुरुष का पौरुष में कोई अंतर आने वाला है? लेखक ने ठीक ही कहा है।
मही मांगती प्राण प्राण, मैं सजी कुसुम प्यारी, सपन 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 में गुंज सत्य की, पुरुष पुरुष की नारी। ओके, मेरा 9 क्वेश्चन है फ्रेंड। मेरा 9वां क्वेश्चन है, मेरा 9वां क्वेश्चन है, मेरा 9वां क्वेश्चन है, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है, कैसे? इसका राइट आंसर बतलाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा यही। लेखक रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार नर नारी दोनों के जीवनोद्देश्य है, अतः नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने को नहीं बनी है। एक जीवन यज्ञ में नारी का भी अपना हिस्सा है और यह हिस्सा सीमित नहीं, बाहर भी नहीं। इस प्रकार दोनों के कर्म क्षेत्र समान है। जिस प्रकार पुरुष अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर लेता है, वही अधिकार नारी का भी होना चाहिए। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना पुरुष प्रवृत्ति के नियंत्रित और संचालित, इसीलिए इसमें कर्कशता अधिक है। अगर इसमें नारी का अवसर दिया जाए तो निश्चित रूप से कर्कशता के स्थान पर स्त्रियोचित गुण कोमलता का समावेश हो जाता है, अतः दोनों का कर्म क्षेत्र समान होता है। ओके, 9वां का राइट आंसर यही हो जाएगा फ्रेंड। अब आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगी, 10वां क्वेश्चन बताऊंगी। ओके, मेरा 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद की चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट है? यह 2022 में पूछा गया है। ओके, रविंद्रनाथ, जयशंकर प्रसाद एवं प्रेमचंद की चिंतन नारियों की प्रति भिन्न रहे हैं। इन काव्यों और रोमांटिक चित्रकों में नारी का जो रूप प्रकट हुआ वह भी उसका अर्धनारीश्वरी रूप नहीं है। प्रेमचंद्र ने कहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर की गुण सीखती है वह राक्षसी हो जाती है। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जी का झंडा के विषय में यह कहा जाए कि विद्या वह नारी जिनमें पुरुषों के गुण सीखे तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र में अलग रखना चाहते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने भी नारियों के बारे में कुछ ऐसा ही विचार दिए हैं। उनके अनुसार नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षण होने में है, केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्मकृति बैरबल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी? परंतु राष्ट्र कवि जी दिनकर अंत काव्यों में लेखकों के विचार से असंतुष्ट है। उनका मानना है कि नारियां जब अभिशप्त नहीं है, यतियों का अभिशप्त काल समाप्त हो गया है। अब नारी विकारों की खान और पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती है। अब नारी प्रेरणा का उद्गम है, शक्ति का स्रोत है। अब वह पुरुषों की थकान की महासैधी बन गई है। अतः नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं। प्रारंभिक काल में दोनों बहुत कुछ समान थे, आज भी वैसा ही होना चाहिए। ओके, 10 का क्वेश्चन आंसर हो गया है। एजुकेशन लेक्चर। ओके, पीडीएफ के लिए संपर्क करें, यहाँ पास नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें। ओके, धन्यवाद।